स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है परमाणु कक्षकों की आकृतियां। अभी तक हम सिर्फ s ऑर्बिटल, p कक्षक, d कक्षक के बारे में सुन रहे थे, पर आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि इनकी आकृति कैसी होती है। उसके बाद हम और बहुत सारे टॉपिक्स को अच्छे से समझेंगे। तो स्टूडेंट, व्युत्पत्ति की ई पाठशाला में आपका बहुत स्वागत है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं परमाणु कक्षकों की आकृति। तो आइए इस आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, यहां पर हमने एक परमाणु लिया, इसके पास दो कोश उपस्थित है, n=1 और n=2। हमने इसे कोश कहते हैं। इसके बाद अब हम उपकोश के बारे में बात करेंगे। तो हम लोगों ने सीखा कि n=1 उसके लिए उपकोश की संख्या 0 होगी। सॉरी बच्चों, यहाँ पे उसके लिए उपकोश की संख्या 0 होगी और उसे 0 को हम संकेत दिया S। वहां पे हमने कहा कि इस 0 का एक संकेत है, इस उपकोश का एक संकेत है जिसे हमने S कहा। तो जैसे कि हमने n=1 को हम K के माध्यम से दिखाते हैं, n=2 को हम कैपिटल L के माध्यम से दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हमने उपकोश के लिए संकेत दिए, जैसे 0 को S। उसके बाद हमने पढ़ा कि इन उपकोश के अंदर कक्षक उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2l+1, यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं 2l+1 के माध्यम से हमने समझा कि इस उपकोश के अंदर एक कक्षक यानी एक रूम उपस्थित है। तो यहां पर हमने एक 1s, अब इस कक्षक का संकेत 1s होगा। उसके पश्चात अब हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर n=2, मतलब यहाँ पे दो कोश उपस्थित है। तो n=2 इसका अर्थ है l=0 और 1, मतलब इस दूसरे कोश में दो उपकोश उपस्थित है। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है। इस n=2 कोश में दो उपकोश उपस्थित है। अब बच्चों यहाँ पर हमने समझा कि इन दो उपकोश में कक्षक उपस्थित होते हैं। तो हमने 2l+1 के माध्यम से निकाला कि यहां पर अगर l की संख्या 0 है, मतलब s कक्षक, वहां उस s ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल पाया जाता है, जबकि p के लिए हमने 3 ऑर्बिटल देखे। तो यहां पर क्लियर है कि इस कोश की संख्या n=2, इसमें दो उपकोश पाए जाते हैं, 0 और 1, मतलब s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल। उसके बाद इन sp ऑर्बिटल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, सॉरी कक्षक पाए जाते हैं 2s और 2p। तो यहां पर ये चीज क्लियर है। अगर यहां पे हमने इसे बॉक्स के माध्यम से दर्शाया है, जैसे इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, इस बॉक्स में 2 2 2, मतलब यहां पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं p कक्षक में। तो यहां पर हमने कहा कि इसका नाम 1s, इसका नाम 2s और 2p। तो यहां पर अभी तक हमने ये चीजें सीखी कि कोश के अंदर उपस्थित होते हैं दो, जैसे यहां पर n की संख्या 2 है, मतलब इसके अंदर दो कोश उपस्थित है। वो कौन से हैं? 2s और 2p। फिर उसके बाद देखा हमने कि 2p के अंदर 3 कक्षक उपस्थित होते हैं। वो कौन है? यहां पर हम देखेंगे कि यहां पर इनकी संख्या होती है 0+1 -1 और हम इसे 2p कक्षक बोलेंगे। आज के लेक्चर में हम इनकी आकृति के बारे में पढ़ेंगे। वह इस बॉक्स के जैसा नहीं दिखते, इनकी एक आकृति होती है। तो आज के लेक्चर में हम इनकी आकृति के बारे में समझेंगे और पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, परमाणु कक्षकों की आकृति में हम सबसे पहले S कक्षक के बारे में पढ़ेंगे कि S कक्षक कैसा होता है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पे n=1 की बात करें तो यहाँ पर 1s नाम का एक कक्षक उपस्थित है। अगर हम n=2 की बात करें तो यहाँ पर 2s नाम का एक कक्षक उपस्थित है। लेकिन इसकी आकृति कैसी है, इसे देखना है। तो इसकी आकृति के बारे में देखते हैं कि इसकी आकृति आप देख सकते हैं S कक्षक के लिए
परिसीमा सतह का आरेख गोलिया होता है जिसका केंद्र में नाभिक है, जिसके केंद्र में नाभिक है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि एस कक्षक कैसा दिखाई देता है, आपसे कोई पूछे कि बताइए एस कक्षक कैसा दिखाई देता है, ये 1s कैसा दिखाई देता है, ये 2s कैसा दिखाई देता है, तो आपको बोलना है कि 1s की बात करें या 2s की या 3s कक्षक की, ये सभी गोल आकार के होते हैं, यह सभी गोल आकार के होते हैं। तो हमने समझा कि एस कक्षक गोलिया आकार का होता है। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, यह गोलिया आकार का होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे, यहां पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे n का वैल्यू बढ़ता है, अब देखिए यहां पर हम क्या देख सकते हैं कि n बढ़ने के साथ s कक्षक का आकार बढ़ता है। अब यहां पर आज जो हमने अभी आकृति ली है, यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर n की संख्या n = 1, n = 2, मतलब इस परमाणु में सिर्फ 2 कोश उपस्थित है। लेकिन जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी, परमाणु का आकार बढ़ेगा। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 कोश उपस्थित है, तो इसकी आकृति छोटी है। अगर यहाँ पे 3 या 4 कोश होंगे तो उसकी आकृति और बड़ी होगी। तो जैसे जैसे कोश की संख्या बढ़ेगी, वैसे वैसे आप परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो यही बात यहाँ लिखी है। फिर यहाँ लिखा गया है कि 4s और 3s, 2s, 1s और मुख्य क्वांटम संख्या, यहाँ पर 4s में मुख्य क्वांटम संख्या 4, 3s में मुख्य क्वांटम संख्या 3, 2s में मुख्य क्वांटम संख्या 2, 1s में मुख्य क्वांटम संख्या 1 है। तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे आकृति परमाणु की बढ़ेगी, वैसे वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा। मतलब अगर आपका इलेक्ट्रॉन 4s में उपस्थित है, अगर इलेक्ट्रॉन 4s में उपस्थित है, पहले यहां पर बच्चों देखिए कि एक पहले नाभिक में 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर 4s। इसका अर्थ है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की दूरी नाभिक से बढ़ जाती है। तो आप इसे समझ सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर आप देखिए कि 1s, 2s और 3s की आकृति दी गई है और आप देख सकते हैं कि यहां पर 3s की आकृति बड़ी है। बच्चों ये परमाणु की आकृति नहीं, ये कक्षक की आकृति है। आप बहुत अच्छे से वहां पे देखिए लिखा हुआ है 1s, 2s, 3s और ये कक्षकों की आकृति दी गई है और s कक्षक गोल आकार का होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब बात करेंगे p कक्षक की। तो बच्चों हमने क्या समझा कि जो s कक्षक है वह गोलिया आकार का होता है। अगर हम 1s की बात करें, 2s की बात करें, 3s की बात करें या 4s की बात करें, लेकिन हमारा p कक्षक कैसा होता है? तो आइए p कक्षक देखते हैं कि p कक्षक आकृति में कैसा दिखता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है कि प्रत्येक p कक्षक के 2 भाग होते हैं और हम उन्हें पालिया यानी लोब्स कहते हैं। ये नाभिक से गुजरने वाले तल के दोनों ओर स्थित होते हैं। तो आइए इसे समझते हैं कि इसकी आकृति कैसी होती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर आपको p कक्षक की आकृति दी गई है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ पे देखिए बच्चों कि यहाँ पे 2p, यहाँ पे 2p में मैंने 3 बॉक्सेस लिखे हैं, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर 2p का है, यहाँ पर इस 2p में आप बोल सकते हैं कि यह 2p कक्षक में एक 2pz, 2px और एक 2py होगा। यहाँ पर 2px और एक 2py होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2p में p में 3 कक्षक होते हैं x, y, z अक्ष के अनुसार। तो यहाँ पर इनकी आकृति कैसी होती है? तो आइए हम उसकी आकृति देखते हैं। यहाँ पर इसकी आकृति आप देख सकते हैं इस प्रकार की होती है। यहाँ पर इन सभी की आकृति समान है, लेकिन अक्ष पर इनकी आकृति दिखाई गई है।
मैं अभी इसे बोर्ड पर ड्रॉ करके आप सभी को दिखाती हूं। क्लास, अब हम देखेंगे कि 2p कक्षकों की आकृति कैसी होती है। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पर हमने 2p की आकृति ली है, लेकिन सभी p कक्षकों की आकृति समान होती है। जैसे अगर आप 3p की बात करें, आप 2p की बात करें, आप 4p की बात करें, तो देखिए यहाँ पर बच्चों हम कैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स वाई एक्सिस में हमने पी वाई, यहाँ पर देखिए जो लोब्स हैं, जो पालियां हैं, वह वाई अक्ष पर है, तो यह पी वाई कहलाएगा। यहां पर देखिए अगर लोब्स यानी पालियां जेड अक्ष पर है, इसका मतलब ये पीजेड कक्षक कहलाएगा। अब यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर जो पालियां और लोब्स हैं या एक्स अक्ष पर हैं, इसका मतलब यह पीएक्स कहलाएगा। अब देखिए अगर इन तीनों को हम एक साथ जोड़ दे, अगर इन तीनों को हम एक साथ जोड़ दे, जैसा कि हम जानते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहां पर हमें हमारा पी कक्षक मिलेगा बच्चों। यहां पर हमें पी कक्षक मिलेगा, तो यहां पे हम इसे पी कक्षक बोलेंगे। अब यहां पर अगर आपका 2p कक्षक है तो यहां पे 2p लिख दीजिए। अगर आपका 3p कक्षक है तो इसे मिटाकर आप यहां पर 3p लिख दीजिए। तो ये बात हमें समझ में आ रही है स्टूडेंट्स कि p के अंदर हमें 3 कक्षक मिलते हैं, px, py और pz, और उन सभी की आकृति इस प्रकार होती है। तो ये हमें समझ में आया। और इन तीनों आकृतियों को अगर आप एक साथ एक समय में देख सकते हैं यहां पर p कक्षक, क्योंकि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या लिखा है। तो यहां पर हमने p कक्षक की बात की, आप 2p की बात करिए, 3p की बात करिए, सभी की आकृति एक समान होती है। इसके बाद हम यहां पर देखते हैं तीनों कक्षकों की आकृति और ऊर्जा एक समान है। मतलब अगर आपके पास p कक्षक है तो px की ऊर्जा और आकृति एक समान होगी, py की, pz की। तो यहां पर हम इस बात को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, आइए कि यहां पर हम लिखते हैं कि px, py और pz इन सभी का ऊर्जा और आकृति एक समान होती है। तो इसे हमने समझा। इसके पश्चात अब यहां पर हम देखते हैं कि इनकी आकृति और ऊर्जा एक समान होती है। यह कक्षक केवल पालियों के अभिविन्यास, मतलब यहां पर सिर्फ एक्सिस अक्ष का डिफरेंस है, में अलग होते हैं, क्योंकि ये पालियां या अक्षों की ओर निर्दिष्ट मानी जाती हैं। तो ये बात हमने समझी कि अगर z एक्सिस पे है, अगर x एक्सिस पे है, अगर y एक्सिस पे है, तो वहां पर पालियां अलग हैं, मतलब वो पालियां और ये पालियां सभी समान हैं, लेकिन सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्सिस का। तो ये चीज हमें क्लियर हुई। इसके बाद हम देखते हैं कि अक्ष आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं। x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होता है। किस प्रकार, देखिए जैसे अगर यहां पर हमने इस रेड मार्कर को x एक्सिस बोला, इसे y एक्सिस बोला, और अगर हम यहाँ पे और एक मार्कर को उपयोग करें और इस तरह टेढ़ा करके दिखाएं, तो वहां पे यह z एक्सिस होगा। मतलब हमें क्या समझना है कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये बात भी हमने अभी पढ़ी। इसके बाद बच्चों यहां पर ऊर्जा, विभिन्न कक्षकों का आकार और ऊर्जा अलग होती है। देखिए p कक्षक px, py और pz की ऊर्जा समान है, लेकिन अगर हम बात करें 4p, 3p और 2p की, तो इनकी ऊर्जा अलग होगी, क्योंकि यहां पर क्वांटम संख्या अलग है। देखिए 4p में मुख्य क्वांटम संख्या 4, 3p में मुख्य क्वांटम संख्या 3, 2p में मुख्य क्वांटम संख्या 2। इसका अर्थ है क्योंकि मुख्य क्वांटम संख्या अलग है, इसलिए इनकी ऊर्जा अलग है। पर px 4p में 4px
4py और 4pz की ऊर्जा समान होगी। तो आइए हम इस बात को लिखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखिए कि विभिन्न कक्षकों का आकार यहां पर और ऊर्जा अलग होगी, यहां क्रम में होंगे, मतलब 4p का यहां पे ऊर्जा ज्यादा होगा। कैसे समझ सकते हैं, यहां पे देखते हैं बच्चों। यहां पर हम देखते हैं कि 4p आगे है 3p फिर 2p, क्योंकि यह नाभिक से 4p दूर होगा। लेकिन 4px 4py 4pz की ऊर्जा समान होगी, वही 3px 3py 3pz की एनर्जी सेम होगी, 2px 2py 2pz की एनर्जी सेम होगी। तो ये बात क्लियर है कि मुख्य क्वांटम संख्या बदलने के कारण एनर्जी यानी ऊर्जा अलग है, लेकिन यहां पर 3px 3py 3pz की एक समान होगी। तो यही बात हमने वहां पर भी देखा। इसके बाद बात करते हैं डी कक्षक की। डी कक्षक की आकृति कैसी होती है, तो आइए उसको देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि डी कक्षक में टोटल 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। तो आइए देखते हैं डी कक्षकों की आकृति कैसी होती है। तो बच्चों यहां पे देखिए कि डी कक्षकों की आकृति दी गई है और यहां पर 5 कक्षक उपस्थित होते हैं। तो आइए उसे भी समझते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए कि डी कक्षक की आकृति कैसी होती है। जैसा कि हम जानते हैं जब n की संख्या 3 होती है तब l की संख्या 0 1 2 होती है। तो आइए इसे समझते हैं और कैसे हम इसे जान सकते हैं। देखिए यहां पर मैंने एक रफ डायग्राम लिया है। यहाँ पे ये डायग्राम करेक्ट नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे समझने के लिए इसे उपयोग में लाएंगे। तो देखिए अगर n की संख्या 3 है तो l की संख्या 0 1 और 2 होगी। 0 1 2 उपकोष होंगे, मतलब तीसरे कोष में 3 उपकोष उपस्थित हैं। 0 1 2 उनका संकेत क्या है, SPD। उसके बाद इन कक्षक में 2l+1 का उपयोग करके हम 1 3 और 5 कक्षक निकालते हैं। जहां पे हमने देखा इसे हम अब क्या नाम देंगे, 3s 3p और 3d। यहां पर मैंने 3d का मान भी लिख दिया है। अब यहां पर देखते हैं बच्चों कि यहां पर टोटल कोष की संख्या 3 है, n = 1 n = 2 n = 3। यहां पे 3 कोष है। पहले कोष में एक उपकोष उपस्थित होता है। जैसा कि हम जानते हैं अगर n की वैल्यू 1 है तो l की संख्या उपकोष 0, मतलब एक कक्षक उपस्थित होगा। यहां पर कितने कक्षक उपस्थित होंगे, 1। उसके बाद n की संख्या 2 है, n की संख्या 2, मतलब यहां पर उपकोष की संख्या कितनी होगी बच्चों, यहां पर उपकोष की संख्या 2 होगी। यहां पे उपकोष की संख्या 2 होगी। तो देखिए यहां पर ये एक 2s जिसे हम कहेंगे 2s और 2p, इसे हम कहेंगे 1s। यहां पर हमने 3s 3p 3d लिखा, तो यहां पर उपकोष की संख्या 2s और 2p होगी। अब 3s की बात करते हैं, थर्ड कोष की बात करते हैं। तो थर्ड कोष में 3 उपकोष होंगे, 0 1 2 1 3 5। तो यहां पर इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, इनके लिए क्या संकेत है, 3s 3p 3d, क्योंकि हम जानते हैं अगर l की वैल्यू 0 1 2 3 आती है तो इसके लिए s p d और f संकेत का उपयोग किया जाता है। तो बच्चों यहां पर ये 3s 3p और 3d। अब इन d कक्षकों की आकृति कैसी होती है, जहां हमने देखा कि s कक्षक गोलिया आकार के होते हैं, p कक्षक में 2 लोब्स होते हैं, पालियां होती हैं। उसी प्रकार अब हम 3D की आकृति देखते हैं। तो बच्चों यहां पे आप देख सकते हैं 3D की आकृति, क्योंकि D 5 कक्षक होते हैं। यहां पर भी x y z के लिए एक्सिस पर आप देख सकते हैं यहाँ पे चित्र के माध्यम से कि dxy dyz dzx फिर dx² - y² और dz²। तो यहाँ पर कैसी आकृति है, अगर dxy है मतलब यहाँ पर जो पालियां हैं वह xy अक्ष के मध्य में होंगी। तो आइए उसे देखते हैं।
तो बच्चों यहां पे देखिए कि D के जो 5 कक्षक होते हैं उनकी आकृति कैसी होती है। यहाँ एक्स वाई एक्सिस पे देखिए पालियां यानी लोब्स किस प्रकार है, बिल्कुल एक्स और वाई के मध्य में। फिर यहाँ पर डी एक्स जेड, डी वाई जेड। अब इनकी आकृति और इसकी आकृति देखिए, यहाँ पर या एक्स और वाई के पूरे एक्सिस पर है, मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि जो हमने एक्सिस यहां पे ड्रॉ किया है, इस यहां पर इसका नाम डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है। फिर हम यहाँ पे डी जेड स्क्वायर की आकृति देखते हैं। यहां पर हमें एक चीज समझ में आती है कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक समान आकृति के दिखते हैं, लेकिन डी जेड स्क्वायर की आकृति अलग होती है। लेकिन फिर भी इनकी एनर्जी और ऊर्जा एक समान होती है। तो आइए हम इसे समझते हैं। तो बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां पर डी एक्स वाई डी वाई जेड की बात की, और हम जानते हैं कि डी कक्षक थर्ड शेल यानी कोश नंबर 3 से स्टार्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 3D 4D 5D इन सभी की आकृति ठीक इसी समान होगी। तो यहां पर अगर आपको कोई बोले कि 3DXY की आकृति को ड्रॉ करके दिखाइए या हमें बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पर आप सिर्फ इस आकृति को ड्रॉ करिए और 3 लिख दीजिए। अगर आपको कोई बोले 4 को ड्रॉ करके दिखाइए, तो यहां पर 4 लिख दीजिए। बस इतना सा काम है। इसके बाद स्टूडेंट देखिए कि यहां पर 5 डी कक्षकों को डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा डी जेड स्क्वायर कहा जाता है। पहले 4 डी कक्षकों की आकृति एक समान होती है, हमने देखा, और 5वां डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके पश्चात पांचों कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, डिजेनरेट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों कक्षकों की ऊर्जा बराबर होती है, डिजेनरेट होती है। अब हम बात करेंगे नोट की।